जैसा ही इन्होंने इसके बारे में बात की, ट्रंप तुरंत कूद पड़े और उन्होंने कहा भाई रुको 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 रुको, नेटफ्लिक्स वालों, अगर तुम वार्नर ब्रोस को खरीदने जा रहे हो तो हमें भी कंसीडर कर लो, हम ध्यान रखेंगे कहीं गलती से तुम बाजार के साथ दिक्कत खड़ी ना कर दो। ऐसा क्यों, आज के सेशन में बताएंगे क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति को इस डील के बीच में आना पड़ा, क्यों उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारा इंटरफेरेंस ले लो, अदरवाइज तुम बाजार को किल कर दोगे। उन्होंने कहा कुड बी ए प्रॉब्लम यदि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस परचेज कर लिया। सोचो दोनों अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी दूसरी अमेरिकी कंपनी को खरीदने जा रही है, $83 बिलियन के अंदर खरीदने की न्यूज चल रही है, कहीं 72 बिलियन कहीं 83 बिलियन, कि $83 बिलियन के अंदर ये लोग खरीद रहे हैं। उस खरीदने पर भी ट्रंप को आपत्ति है, क्योंकि बीइंग राष्ट्रपति वो कह रहे हैं भैया रुको, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम बाजार में पता चले कल को मोनोपोली कर दो और फिर सड़कों पे तुम लोगों को उतरवा दो कि भाई साहब हम तो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, जाओ राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब बाजार में एक अधिकार से डरने लगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। फेयर कंपटीशन की बात करने वाले जितने भी कैपिटलिस्टिक कंट्री हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं जिसके पास सामर्थ्य है उसको मौका मिलना चाहिए, अब वो खुद डरने लगे हैं, क्योंकि बाजार में पूरे पूरे मार्केट में एक कंपनी का अगर एक अधिकार हो जाए तो वो कितनी बड़ी चिंता की बात बन सकती है कि राष्ट्रपति खुद उतर कर आए, कहने लगे इस डील में भाई मैं इंटरफेयर करूंगा, देश के लिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नेटफ्लिक्स की कहानी की, वार्नर ब्रोस की कहानी की, क्या मार्केट को चिंताएं हो सकती हैं, सारी डिटेल में चर्चाएं आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने देखा वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और इस पर हमने ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया जो हमारी वेबसाइट है उस पर डिटेल में कंटेंट पढ़ने के लिए डाल दिया है, आप चाहें तो उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली चर्चा वार्नर ब्रोस की कर लेते हैं। ये एक फिल्म स्टूडियो का ही है जहां पर फिल्में बनती हैं। फिल्में कहां बनती हैं ऐसे समझिएगा कि फिल्मों को बनाने के लिए आप में बहुत सारे लोगों ने फिल्मों का आउटडोर शूट होते हुए सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो फिल्म के अंदर दिखाए गए दृश्य हैं वो कहीं किसी एक जगह पर फेक तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। एनिमेशन होता है, वीएफएक्स होता है, ग्रीन स्टूडियोज होते हैं जहां पर इनको तैयार किया जाता है। तो जितने जबरदस्त जगह पर या जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टूडियोज में यूज होंगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होकर आता है। तो अपने आप में समझिए कि एक फैक्ट्री है जहां पर फिल्म बनती है, क्योंकि फिल्म के लिए तमाम प्रकार के सेट होना, उसके लिए तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी, मशीन, कैमरा एंड ऑल होना, ऐसा काम होता है। अमेरिका के अंदर 1923 के अंदर ऐसे ही एक स्टूडियो शुरू हुआ जिसका नाम वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो है। और आसान कर दूं, जैसे मैं आपको जहां से अपना सेशन कर रहा हूं ये एक स्टूडियो है, इस स्टूडियो में आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। इसको और अच्छे से अगर मैं न्यूज स्टूडियो की बात करूं तो वहां कई कैमरे, लाइट और तमाम तामझाम लगे हुए हैं। फिल्म स्टूडियो में बात कर दो तो वहां पर फिर कोई कुदाने उठाने वाला भी पड़ा हुआ है, वहीं पे दौड़ा रहा है, जंगल में कूदता हुआ दिखा रहा है, यानी कि स्टूडियो से पिक्चर तक के निर्माण होते हैं। तो ऐसा ही स्टूडियो अमेरिका के अंदर बना था, 4 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, इसलिए इसे वार्नर ब्रोस कहा जाता है। इन्होंने द जैज सिंगर नाम से एक फिल्म बनाई थी, जो पहली बोलती हुई आवाज वाली फिल्म अमेरिका के अंदर बनकर आई थी। इसका जो स्टूडियो है बरबैंक के अंदर कैलिफोर्निया में, उसे सबसे बड़ा, सबसे मशहूर फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में कंसीडर किया जाता है। और इन्होंने न केवल फिल्म बल्कि टीवी, एनिमेशन, वीडियो गेम जैसे कई एंटरटेनमेंट कैटेगरीज में काम किया। आप इनके काम को शायद पहचानते हो, जैसे डीसी कॉमिक्स, हैरी पॉटर, बैटमैन, सुपरमैन, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये तमाम इसी स्टूडियो के द्वारा बनाई गई फिल्में हैं। ये तमाम प्रकार के जो कार्टून नेटवर्क हैं ये वार्नर ब्रोस के द्वारा, हो सकता है बहुत सी फिल्मों की शुरुआत में आपने ये लोगो घूमता हुआ देखा हो, शायद आपको अब याद आ जाए कि हाँ ऐसी इस प्रोडक्शन हाउस की कुछ फिल्में आपने हो सकता है देखी हो। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन हाउस है इसी को परचेज करने जा रहा है नेटफ्लिक्स। अब ये नेटफ्लिक्स क्या है, इसकी अपनी एक कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मोबाइल में डाला हुआ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसको आप सब्सक्रिप्शन बेस पर यूज करते हैं, महीने का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और आप इसकी सर्व सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। बहुत सारे जगह पर लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज में काउंट होती है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में एंट्री करते हैं, उन्हें नेटफ्लिक्स की स्टोरी, नेटफ्लिक्स की कहानी कि ये कैसे इतना बड़ा बना, वो बहुत मोटिवेट करती है। तो कहानी कैसे शुरू होती है, नेटफ्लिक्स जिसके द्वारा भारत के अंदर भी मतलब 2021 में ये शुरू हुआ है, और मतलब रीड हेस्टिंग्स सीईओ हैं इसके, नेटफ्लिक्स के, जो दुनिया के तमाम देशों में फिलहाल के लिए इसको फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तो अब देखिए साहब शुरू कहां से होता है, 1997 की बात है। रीड हेस्टिंग्स ने एक वीडियो स्टोर से अपने लिए एक फिल्म कैसेट किराए पर ली थी। कहते हैं कि वो उसे समय पर नहीं लौटा पाए, जिसके चलते उन्हें $40 लेट फीस जमा करानी पड़ी थी एक डीवीडी के लिए। मतलब एक डीवीडी उन्होंने जो किराए पे ली, कैसेट उस समय आया करती थी, कैसेट किराए पर ली थी, उसके लिए चुकाना पड़ा। 2 आइडियाज उनके दिमाग में एक साथ एंट्री किए कि उन्होंने फिल्म के लिए जो डीवीडी ली उसको किराए में चुकाने के लिए, यानी लेट फीस भरने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ा। और जिस दिन वो जिम गए, तो जिम में आपने देखा होगा कि हर महीने का आप सब्सक्रिप्शन चार्ज देते हैं। जिम वालों ने तो पूरी तरह से अपनी मशीनें लगाई हुई हैं, आप जाते हैं, महीने का आप खर्चा देते हैं और जिम करके वापस घर आ जाते हैं। तो जिम का किराया
उनके दिमाग में आने लगा कि यदि इस तरह से मैं अपने यहां पर खूब सारी डीवीडी खरीद लाऊं और उन्हें लोगों को किराए पर देने लगूं, किराए पर तो लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसमें मैं सब्सक्रिप्शन चार्ज दे दूं कि आप मंथली मुझे 100 रुपए दे दो, आप चाहे जितनी डीवीडी मुझसे मांग लो। यानी कि आपने अपने दिमाग में खुद का एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया कि मैं इतने इन्वेस्टमेंट में इतनी डीवीडी खरीद लूंगा, और लोगों से कहूंगा जिसको जो डीवीडी चाहिए। हर आदमी पूरे टाइम बैठ करके मूवी देख नहीं सकता या कैसेट्स देख नहीं सकता। मेरा जो खर्चा है वो कैसेट खरीदने का है, और उनको किराए पर ऐसे नहीं देना कि एक कैसेट इतने किराए की है, उसको कहो प्रति व्यक्ति 1 महीने का इतना रुपया लूंगा, अब तुमको जितनी फिल्में देखनी है देखो, ले जाओ मेरे पास से आकर के, नहीं तो मैं घर पर डिलीवर कर दूंगा। इन्होंने बस यहीं से सब्सक्रिप्शन मॉडल को क्रैक कर लिया, और सब्सक्रिप्शन मॉडल को क्रैक करके इन्होंने डीवीडी को किराए पर देने के लिए अपनी कंपनी नेटफ्लिक्स शुरू कर दी। कहते हैं कि इनके साथी थे रीड एंड मार्क, दोनों ने मिलकर के कैलिफोर्निया के स्कॉट वैली में नेटफ्लिक्स कंपनी की शुरुआत की, जिसमें 30 कर्मचारी थे और $25 लाख का निवेश था। इन्होंने नेटफ्लिक्स में किराए पर सीडी देने का मॉडल शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1998 में कंपनी ने अपना दायरा बढ़ाया, सीडी बेचने का काम भी शुरू किया, वेबसाइट netflix.com की शुरुआत की और डीवीडी बेचना शुरू किया। 2 साल बाद कंपनी ने सब्सक्रिप्शन प्लान के मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के भीतर इनके पास 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। रोजाना 10 लाख डीवीडी की डिलीवरी ये लोग करने लगे। कुछ इस तरह से पैकेट में डीवीडी लोगों को किराए पर भेजने लगे। इस तरह से इनकी कंपनी के अंदर धीरे धीरे रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। इन्होंने फिजिकल स्टोर से नेटफ्लिक्स अनलिमिटेड शेल्फ स्पेस में एंट्री कर दी। एक समय 2005 में 35,000 डिफरेंट फिल्म्स, 1 मिलियन डीवीडी पर डे के हिसाब से इनके यहां पर शिप की गई। 2007 तक आते आते नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया और इन्होंने कंपनी की ऑन डिमांड सर्विस शुरू करी, वीडियो स्ट्रीमिंग की, जिसका मतलब था कि आप वेबसाइट पर ही या फिर इनके ऐप पर ही वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो स्ट्रीम होना शुरू हुए। धीरे धीरे इन्होंने जब धीरे धीरे मार्केट में जब ये आगे बढ़ने लगे तो इन्हें रियलाइज होने लगा कि आने वाले समय में हमें चैलेंजेस किस चीज से मिल सकते हैं कि कहीं डीवीडी मार्केट के साथ में खत्म ना हो जाए, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ जा सकता है। तो इन्होंने तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया और जहां एक और ये डीवीडी बाजार में थे, इन्होंने उसी समय पर अपने वॉच नाउ फीचर का, जो इनकी वेबसाइट पर था कि डीवीडी को घर मंगाने से अच्छा है कि आप इंटरनेट पर ही मोबाइल वीडियो देखो, इन्होंने इस कार्यक्रम को 2007 में शुरू किया और यह मॉडल इनका बहुत तेजी से चलने लगा। 2008 तक आते आते डीवीडी के शिपमेंट्स को इन्होंने रिप्लेस किया ऑनलाइन अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर के, कि आप बजाय डीवीडी देखने के उतने किराए में ऑनलाइन ही आप वीडियो क्यों नहीं देख लेते। जब ऑनलाइन का काम इन्होंने शुरू किया तो पता चलता है कि एक समय पर अमेरिका के अंदर 30% जो पीक आवर्स का ट्रैफिक है इंटरनेट का, वो यूजर्स के द्वारा केवल नेटफ्लिक्स को देखने में यूज किया जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने ये समझ लिया था कि हम डीवीडी से ऑनलाइन शिफ्ट जो मारे हैं वो बहुत सक्सेसफुल शिफ्ट है। इसी के चलते हुए इन्होंने डीवीडी के कारोबार को अलग कर दिया और उसे क्विकस्टर नाम से एक नई कंपनी में बदल दिया। लेकिन इससे लोग बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन में उनके घर तक डीवीडी पहुंचने का प्रोविजन था। तो उन्होंने इनके 8 लाख सब्सक्राइबर्स ने इन्हें अनफॉलो कर दिया, यानी कि उनका पैसा इनके लिए नुकसानदायक हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महीने भर के अंदर क्विकस्टर का जो प्लान है वो रद्द किया और वापस से ओरिजिनल पर लौटकर आना शुरू किया। साल 2021 में, मतलब ये फिर से स्ट्रीमिंग के साथ साथ डीवीडी देना काम शुरू किए। साल 2021 में कंपनी ने $29 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और इसके 65% सब्सक्राइबर अमेरिका और कनाडा के बाहर के मिलने लगे। मतलब इसने धीरे धीरे अपने मार्केट को ग्रो करना शुरू किया। अब लेकिन दिक्कत यह होने लगी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, इन्हें दिक्कतें आने लगी इनके कॉम्पिटिटिव मार्केट से, क्योंकि बहुत सारे पैसा लगा करके लोग इनके मार्केट में कंपटीशन देने आ गए। जैसे अमेजन प्राइम उतर चुका था, एप्पल टीवी उतर चुका था, वार्नर ब्रदर्स उतर चुके थे, डिज्नी हॉटस्टार, जिसमें से हॉटस्टार यहाँ का है, डिज्नी वहां से उतर चुका था, एचबीओ उतर चुका था। बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस नेटफ्लिक्स मॉडल पर ही उतर करके चीजों को किराए पर देना, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस देना शुरू कर चुके थे। इन्होंने अब मार्केट को और तेजी से पकड़ने के लिए खुद से फिल्में बनाना शुरू किया। साल आया जब इन्होंने 2011 से 13 में खुद का ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, जो किसी और जगह हो ही नहीं सकता, और हाउस ऑफ कार्ड्स नाम से इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई जिसके अंदर डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी इस्तेमाल की गई। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म जो है, फिल्म के निर्माता हैं, उनको पकड़ा। इन्होंने मतलब
बहुत सारे ऐसे चीजों को मिक्स करके एक वेब सीरीज बनाई कि ये फेल हो ही नहीं सकती, लोग इसे देखने आएंगे ही आएंगे। लोगों का टेस्ट पता था, लोगों का रुझान पता था, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई जिसका नाम हाउस ऑफ कार्ड्स था। हाउस ऑफ कार्ड्स से इनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ और इन्हें यह समझ में आया कि हम अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा कंपटीशन खत्म होने लगेगा, यानी हमारे साथ में अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए लोग नहीं उतर पाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। किराए पर देना सबके लिए काम हो सकता है, लेकिन खुद का प्रोडक्ट अगर बहुत बड़े लेवल पर बना दिया तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और इस काम को करते करते इन्होंने एक ही बार में सारे सारे एपिसोड डाल करके बिंज वॉचिंग की एक कल्पना साकार कर दी कि लोग एक ही बार में सारे एपिसोड देख डाल रहे हैं। बस फिर क्या था, फिर इन्होंने धड़ाधड़ अपना कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू किया। हालत यह हो गई कि इन्होंने 2018 में 112 एमी नॉमिनेशन प्राप्त किए, यानी कि जो फिल्म प्रोड्यूसर हाउसेस थे, फिल्म निर्माता हाउसेस थे, उनको पछाड़कर नेटफ्लिक्स की अपनी खुद की वेब सीरीज, खुद की फिल्में अवार्ड्स ले जाना शुरू हुई। इन्होंने इस लेवल का काम किया क्योंकि इन्हें बाजार में और भी कई तरह के प्रोडक्ट से कंपटीशन मिल रहा था, तो इन्होंने उनसे निपटने के लिए नेटफ्लिक्स गेम्स, लाइव इवेंट्स, तमाम प्रकार के एक्सपीरियंसेस हाउस वो खोले और अनुभव से ये पाया कि एक व्यक्ति दिन में 6 दिन में एक फिल्म निपटा सकता है। तो इन्होंने भर भर के खुद का प्रोडक्शन और बहुत सारी फिल्में खरीदने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बाजार में इन्होंने एंट्री करना शुरू किया। कहते हैं कि इन्होंने जब पहली बार अपनी खुद की हाउस ऑफ कार्ड्स करके वेब सीरीज बनाई थी, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और 2016 में जब इन्होंने 130 देशों में एक साथ एक्सपेंशन किया, वो इनके लिए दूसरा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब लोगों ने नेटफ्लिक्स के पासवर्ड को शेयर करना शुरू किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स के पासवर्ड्स को शेयर करके एक ही रिचार्ज से बहुत सारे लोगों ने यूज करके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देखा होगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने उस चीज को लोकलाइज करना शुरू किया। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहले बहुत महंगा होता था, इन्होंने 199 के अंदर सब्सक्रिप्शन ला करके पासवर्ड शेयरिंग को रोका। यह इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहते हैं कि पासवर्ड जो शेयर होना शुरू हुआ था, इससे इनके बिजनेस पर बहुत बड़ा नुकसान पड़ा, क्योंकि 130 देशों में फैल तो गए, लेकिन हर देश उस अमीरी के साथ नहीं था कि मैं अपना इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लगूंगा, कि मैं शेयर नहीं करूंगा ओटीपी। लोगों ने खूब सारे पासवर्ड शेयर कर करके नेटफ्लिक्स को यूज किया। नेटफ्लिक्स परेशान होकर के सस्ता प्लान लेकर आया, इंडिविजुअल लेवल पर लेकर आया। फाइनली अब वो वापस से मार्केट में छा रहा है। अब आप सोचिए, वर्तमान में इसका मार्केट कैप $424 बिलियन का है। दुनिया में वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो 24वीं सबसे बड़ी कंपनी इस समय नेटफ्लिक्स है। इसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू $43 बिलियन का हर साल का इसका रेवेन्यू है, 12 महीने का। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 72 से $83 बिलियन के बीच में वार्नर ब्रोस को खरीदने जा रही है कि भाई अब तुम भी हमारे पास आ जाओ, तो तुम्हारी जितनी भी फिल्में हैं, तुम्हारा जितना भी ओरिजिनल कंटेंट है, हैरी पॉटर वगैरह जो भी है, वो अब नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि कस्टमर रिटेंशन होगा और मार्केट शेयर में इनका इजाफा होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, ग्लोबल मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो 45.8% बाजार अकेले नेटफ्लिक्स के पास है ओटीटी का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। जैसे इंडिगो के बारे में हम बोल रहे थे कि 60% से ज्यादा बाजार एविएशन का इंडिगो के पास है इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के पास 45.8% बाजार नेटफ्लिक्स के पास है। वहीं भारत में नेटफ्लिक्स 12% है, क्योंकि प्राइस से भी नहीं है, भारत के अंदर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग इसको कम यूज करते हैं। और डिज्नी हॉटस्टार जैसी जो जगह है, यहां पर जियो का रोल लगता है, तो यहां पर प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार सस्ते सब्सक्रिप्शन होने के चलते मार्केट शेयर में ज्यादा रखते हैं। लेकिन भारत में भी धीरे धीरे ये ग्रो करता जा रहा है। ऐसे में इसने अब जैसे ही वार्नर ब्रोस को खरीदने की बात की है, मार्केट में खलबली मच गई है। नेटफ्लिक्स अगर वार्नर ब्रोस को खरीदता है, ये अनाउंसमेंट इनके द्वारा जैसे ही किया गया कि हमने अनाउंस कर दिया है एक्विजिशन करने जा रहे हैं हम वार्नर ब्रोस का, जैसे ही ये एक्विजिशन की बात निकल कर आती है मार्केट में खलबली की, यार $83 बिलियन में ये उस कंपनी को खरीद लेंगे, तो मार्केट में फिल्म निर्माण के सेक्टर से एक बहुत बड़ा आदमी गायब हो जाएगा। हालांकि इस एक्विजिशन के अंदर वो काम करना बंद नहीं कर देगा प्रोडक्शन हाउस, लेकिन उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास आ जाएंगे। कल को अगर बाजार में एक अधिकार कर गया नेटफ्लिक्स, तो ऐसे में ये एंटरटेनमेंट को अपने हाथ से चलाएगा। यानी कि इन्हें जो 129 का सब्सक्रिप्शन लगता है, 199 का जो सब्सक्रिप्शन लगता है, इसको अगर ये 1000 में भी बेचने लगेंगे कि भाई अगर देखना है तो यही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, और इतने रुपए में ये चीज मिलकर आएगी, तो अगर ये इस स्तर पर पहुंच गए तो एंटरटेनमेंट जो कि जरूरत है लोगों के लिए,
वो एक मजबूरी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बस इसी के चलते दुनिया में चिंता बन गई कि ये जो काम करने जा रहे हैं, ट्रंप को इसलिए बीच में आना पड़ा कि भाई नेटफ्लिक्स ने बोली तो लगा दी है और नेटफ्लिक्स इनकी तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को अपने साथ लेकर चला जाएगा, लेकिन बाजार में ये एक अधिकार कर जाएगा। बाजार अच्छा वो होता है जहां पर सब काम कर पाए, परफेक्ट कंपटीशन मिले। आप में से कुछ लोग कहेंगे क्यों सर अमेजन प्राइम वगैरह कर नहीं रहे क्या? वो इसके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे जब 45% बाजार अपने आप में ऑलरेडी ले रखा है। वार्नर ब्रोस को और ले लिया तो और बाजार बढ़ जाएगा। ऐसे में वही हालात जो हमने ताजा ताजा इंडिगो के केस में देखे, जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा, ट्रंप उस चीज को समझ गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि नेटफ्लिक्स काम बढ़िया कर रहे हो तुम, लेकिन इस डील में मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, कहीं इससे बाजार में चिंता ना हो जाए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में चिंता आ गई, एंटी ट्रस्ट हाउसेज में चिंता आ गई कि सर ये तो फिर एक अधिकार हो जाएगा, अपनी मनमानी करने लगेगा नेटफ्लिक्स प्रोडक्ट के अंदर। मूवी के राइट देने में, मूवी के शेयरिंग राइट्स देने में, मूवी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। और इस तरह से नेटफ्लिक्स का ओटीटी का दबदबा अब जब रियल वर्ल्ड पिक्चर्स में भी आ जाएगा तो ये चिंता का विषय होगा। यही कारण है कि ट्रंप ने खुद आकर के कहा कि नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें मतलब खुद इन्वॉल्व रहना चाहता हूं इस डिसीजन में, यानी कि अमेरिकी सरकार इन्वॉल्व होगी इस एक्विजिशन में कि हम ध्यान से देखेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी तो समझ में आ गई होगी कि बाजार के अंदर जब किसी एक कंपनी का बड़ा मार्केट हो रहा होता है तो उसे मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। जब वही बाजार की कीमतें तय करने लगे, एक से अधिक होता है तो ओलिगोपोलिस्टिक कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मार्केट के अंदर सब लोग परफेक्टली काम कर पाते हैं, यानी कि कंपनी के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट और भी सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट होता है। दुनिया के लिए मोनोपोली और ओलिगोपोली बहुत बड़ी चिंता है और ओलिगोपोली में भी डुओपोली बहुत बड़ी चिंता बनकर आ रही है। ये अमेरिका में नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं, भारत में इंडिगो से देख सकते हैं, ब्लिंकिट से देख सकते हैं, स्विगी जोमेटो से देख सकते हैं, जियो एयरटेल से देख सकते हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो बाजार को पूरी तरह से पकड़ कर चल रही हैं। सरकारों को इनसे बचने की आवश्यकता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। साथियों से इसे अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, अगर आप अर्थव्यवस्था को डिटेल में पढ़ना समझना चाहते हैं तो मेरा कोर्स अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिट इकोनॉमी का। आप उसे देख सकते हैं और जो कंटेंट है जो पढ़ाया गया है वो हमारी बुक्स में उपलब्ध है, आप उसे घर बैठे मंगा सकते हैं। एसएससी की नई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप उसे घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू।